गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास के लिए फिजिक्स का न्यू चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और इसके बारे में आप 9th क्लास के अंदर भी थोड़ा पढ़ के आए थे, जो टॉपिक हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा हम उन टॉपिकों को और डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चैप्टर का नेम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन स्टेट में है तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कैसे करता है उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। देखिएगा, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर हम मोशन इन 2D पढ़ेंगे। 2D मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 2 एक्सिस के अलोंग मूव करता है, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग भी और सेम टाइम पे अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 2D मोशन बोलते हैं। इसी प्रकार अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग मोशन करता है, उसको हम 3D मोशन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो देखिएगा बच्चों, ये जो फर्स्ट आपका थर्ड चैप्टर है, तो इसके अंदर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है वो एक एक्सिस के अलोंग हो सकती है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकती है, या केवल वो वाई एक्सिस के अलोंग हो सकती है, या केवल वो जेड एक्सिस के अलोंग हो सकती है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को हम 1 डायमेंशन मोशन भी बोलते हैं। क्लियर? तो 1 डायमेंशन मोशन कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन ही 1 डायमेंशन मोशन होता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि 1 डायमेंशन मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, एक ही बात होती है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स। ये जो वर्ड आपको दिख रहा है काइनेमेटिक्स, इसका मीन्स क्या होता है? देखिए, काइनेमेटिक्स का मीन्स क्या होता है, आप समझिएगा कि मोशन। अब देखिएगा, मोशन मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी हम उसकी मोशन स्टेट में अगर हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहलाते हैं, काइनेमेटिक्स। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स कहलाती है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, काइनेमेटिक्स। देखिएगा, फिजिक्स की जो अलग अलग ब्रांच है, अगर हम उनकी बात करें तो देखिएगा, जो काइनेमेटिक्स है, ठीक है, वो क्लियर हो गया कि फिजिक्स की वो ब्रांच, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंदर हम मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स कहलाती है। क्लियर बच्चों? इसी तरह से एक ब्रांच होती है स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक का मीन्स क्या होता है, यानी रेस्ट। अगर फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंदर हम रेस्ट पार्टिकल का या रेस्ट स्टेट में जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक। क्लियर? अब देखिएगा, काइनेमेटिक्स है यानी इस चैप्टर के अंदर हम मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से मूविंग ऑब्जेक्ट जब मूव करते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब वापस से आते हैं हम टॉपिक पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स क्या होता है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम जो मोशन बॉडीज हैं, यानी जो बॉडीज या जो फिजिकल बॉडीज जो मोशन स्टेट में है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब देखिएगा, मैकेनिक्स के जो पार्ट हैं वो एक तो हो गया स्टैटिक। स्टैटिक का मीन्स क्या हो गया कि मैंने बताया था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है यानी स्थिर अवस्था में है, उस टाइम उसकी स्टडी यानी उसके बिहेवियर की स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, स्टैटिक कहलाता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स मैंने बता दिया कि एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, मोशन स्टेट में, किसी स्टेट में मोशन स्टेट में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं,
उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों डायनेमिक, ठीक है ना। तो डायनेमिक की देखो, अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स और डायनेमिक, दोनों के अंदर हम मोशन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। अब मोशन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं तो काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम बातें करते हैं। देखो काइनेमेटिक्स का में हम केवल मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन के जो कोज होते हैं, यानी मोशन कैसे जनरेट हुआ, इसके बारे में हम स्टडी नहीं करते। लेकिन जो डायनेमिक्स है उसके अंदर हम मोशन के साथ साथ मोशन के जो कोज होते हैं, यानी जो फैक्टर जिनसे मोशन जनरेट हुआ है, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक में क्या डिफरेंस होता है। काइनेमेटिक्स में हम केवल मोशन के बारे में बात करते हैं, उसका जो कोज है उनके बारे में बातें नहीं करते कि मोशन कैसे जनरेट हुआ है, उसके बारे में बातें हम नहीं करते। लेकिन जो डायनेमिक है उसके अंदर हम मोशन के साथ साथ मोशन की जो कोज है उनके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट को हिंदी में बोलते हैं स्थिर, स्थिर यानी विराम अवस्था, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, विराम अवस्था। और मोशन का मीन्स गतिशील अवस्था, गतिशील यानी मोशन स्टेट। तो आपको पता है कि जो रेस्ट है उसके अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। जैसे आपकी स्कूल बिल्डिंग है, वो किस स्टेट में है, अगर हम स्कूल बिल्डिंग की बात करें वो रेस्ट स्टेट के अंदर है। रेस्ट स्टेट का मीन्स क्या हो गया कि अगर आप जहाँ पर आज आपकी बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग है, आप 5 दिन बाद आके देखेंगे तब भी वो वहीं पर एग्जिस्ट करेगी, अगर आप 10 दिन बाद आके देखेंगे तब भी वो वहीं पर एग्जिस्ट करेगी। इसका मीन्स क्या हुआ कि रेस्ट क्या होता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, एक ही फिक्स पॉइंट पर क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसका जो एग्जाम्पल है कि वाइट बोर्ड इन द क्लासरूम एट ए रेस्ट। ठीक है ना। अब देखिएगा अगर हम बात करें मोशन के बारे में, तो मोशन क्या होता है कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, यानी अपनी जो पोजीशन है वो क्या करता है, चेंज करता है टाइम की रेस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन स्टेट। ठीक है बच्चों, जैसे कि कोई आप किसी भी ट्री के ऊपर बर्ड को देखते हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर डेज बैठा हुआ है, अगर आप नेक्स्ट डे जाके देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ पर ही एग्जिस्ट कर रहा है या वहीं पर ही बैठा हुआ है। इसका मीन्स क्या हो गया कि टाइम के साथ उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। इसका मीन्स क्या हो गया कि वो उसका स्टेट है वो कैसा हो गया, मोशन हो गया। क्लियर। तो आई होप आपको रेस्ट में और मोशन स्टेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, यानी रेस्ट और मोशन एक दूसरे से कैसे रिलेटिव है, इसके बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है, तो ये रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, ये कैसे एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा कि रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर, यानी जो रेस्ट और मोशन स्टेट है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है, यानी जो पर्सन उस पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर पाते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि द ड्राइवर ऑफ मूविंग कार इज मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड वेट एवर। ठीक है, कि कोई भी पर्सन है वो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, कोई पर्सन है जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है और उसके सामने से एक कार जा रही है। ठीक है, तो उस कार के लिए, उस कार अगर हम देखें तो उस कार के लिए क्या हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो पर्सन है, इसके लिए ये कार कैसी होगी, मोशन स्टेट में होगी। यानी अगर हम इसके ड्राइवर की बात करें तो इस जो
पर्सन आउटसाइड रोड पर स्टैंडिंग है, उसके लिए इस कार का जो ड्राइवर है वो किस स्टेट में है, मोशन स्टेट में है। क्लियर। लेकिन अगर कोई भी पर्सन इस ड्राइवर के पास बैठा हुआ है दूसरी सीट पर, तो उस सेकंड पर्सन के लिए जो कार में बैठा हुआ है उसके लिए ड्राइवर की जो पोजीशन है वो कैसी है, रेस्ट पे है। देखो अगर कोई थर्ड पर्सन है जो रोड पे खड़ा होके उस कार के ड्राइवर को देख रहा है, जो कार मूव कर रही है, तो उसके लिए जो रोड साइड पर्सन है उसके लिए तो कार के ड्राइवर की पोजीशन है वो कैसी हो गई, मूविंग स्टेट में होगी। लेकिन अगर कोई पर्सन उस कार ड्राइवर के साथ बैठा हुआ है, उस केस में उन दोनों का जो पोजीशन है वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट में कैसे हो गए, रेस्ट में हो गए। क्लियर। तो देखिएगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, हम इसी बारे में बात करेंगे, रिलेटिव मोशन के बारे में भी और सिंपल रेस्ट के बारे में भी, ठीक है ना। वी विल ट्रीट द ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है कि इस चैप्टर के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, उन सभी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का मीन्स कि उस पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है हम कंसीडर करेंगे कि एक स्मॉल एरिया पर क्या है, कंसंट्रेट है, यानी एक सिंपल पॉइंट, एक स्मॉल पॉइंट के ऊपर क्या है, कंसंट्रेट है। जो टोटल मास है वो पूरे लॉन्ग डिस्टेंस या लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर किसी भी बॉडी का जो टोटल मास है अगर वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, छोटे पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन कंजर्व डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, जब उस ऑब्जेक्ट से जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस है उसकी रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो बहुत छोटी है। जैसे एक कार है, अगर एक कार 100 किलोमीटर चलती है तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, उस कार की साइज की रेस्पेक्ट में एक बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम कार को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा कि वी सेल confine the or the we shall confine the ourself as the study of rect linear motion। यानी हम इस चैप्टर के अंदर किसी भी बॉडी के जो मोशन है उसको हम एज ए रेक्ट लीनियर मोशन की फॉर्म में कंसीडर करेंगे। देखो रेक्ट लीनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, रेक्ट लीनियर मोशन बोलते हैं। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेक्ट लीनियर मोशन। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो देखिएगा अगर हम बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन क्या होता है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू द सम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट की रेस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है। जैसे कि अगर हम प्लेन की बात करें, ग्राफ के अंदर जो पॉइंट जहाँ पर एक्सिस इंटरसेक्ट करती है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होने के लिए, ठीक है ना, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि एक होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल जो पाथ है उसकी जो लेंथ ट्रेवल की गई है वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस। इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन नोन एज ए डिस्टेंस। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो देखिएगा, जैसे कोई भी पर्सन है पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है,
और वो पॉइंट बी पर पहुंचता है। ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं 10 मीटर है। बी के बाद वो पॉइंट सी पर जाता है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं 5 मीटर है। और सी के बाद वो पॉइंट ए वापस से डी पर आता है, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है, 10 मीटर। तो आपसे पूछा जाता है कि उस पर्सन की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, उसके द्वारा जो एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है, यानी ए से लेके बी, बी से सी, सी से डी, ये जो टोटल एक्चुअल पाथ की लेंथ है, यानी 10 + 5 + 5 यानी 25 मीटर है, वो क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गई। क्लियर बच्चों। तो डिस्टेंस क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल की गई एक्चुअल पाथ की लेंथ, वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। क्लियर। अगर हम बात करें डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है, उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेंथ के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो डायमेंशन है m0 l1 t0, ये भी आपको आती होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने डायमेंशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिएगा, सेकंड हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमने डिस्टेंस को कंसिडर किया 25 मीटर, क्योंकि हमने कितनी डिस्टेंस चली थी, 25। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट यानी जहाँ से आप चलना स्टार्ट किया था और फाइनल पॉइंट यानी जहाँ पर आप पहुँच चुके हैं, उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। और भी डिफरेंस है, जैसे कि अगर हम बात करें कि डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्वांटिटी जो जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो समझ गए, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी क्वांटिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ से देखिएगा, वैसे आपका स्केलर और वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो देखिएगा, नेक्स्ट आते हैं हम, अगर हम यूनिट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट की बात करें, तो सेम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम मीटर होती है और दोनों का डायमेंशन भी क्या होता है, सेम होता है। अगर डिफरेंस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो या तो जीरो हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है, या फिर वो ऑब्जेक्ट मोशन स्टेट में है तो पॉजिटिव हो सकती है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहना साथ साथ, ठीक है ना। थैंक यू।